नमस्कार, मैं हूँ मनोहर मनोज। पुनः कार्यक्रम सत्य असत्य और अर्ध सत्य में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि देश के शिक्षा और स्वास्थ्य, जो देश में मानव विकास के दो सबसे बड़े कारक, आज उसे लेकर के एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया गया है कि स्कूलों में, गांव के स्कूलों में जहां सरकारी स्कूलों का दबदबा है, जो बच्चों की जो एडमिशन्स हुए हैं वो करीब 2/3 सरकारी स्कूलों में है, 1/3 प्राइवेट स्कूलों में है। और शहरी इलाकों में करीब 1/3 बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और 2/3 बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। साथ ही आज जो ये रिपोर्ट यह भी आई है कि देश का हर तीसरा बच्चा कहीं न कहीं वो ट्यूशन पर डिपेंड करता है, यानी कि वह स्कूल की पढ़ाई से उसकी पूरी पढ़ाई नहीं हो पाती है। दोस्तों, ये शिक्षा को लेकर या स्कूली शिक्षा को लेकर ये रिपोर्ट आई है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें मालूम है कि जहाँ पर एक तरफ सरकारी विश्वविद्यालय हैं तो दूसरी तरफ उससे कहीं ज़्यादा तादाद में निजी विश्वविद्यालय हैं। एक तरफ सरकारी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं तो उसकी तुलना में कहीं ज़्यादा निजी क्षेत्र में इंजीनियरिंग और मेडिकल के कॉलेज हैं। कुल मिलाकर के शिक्षा के साथ साथ अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जाएं तो कमोबेश वही नज़ारा देखने को मिलता है, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में निजी क्षेत्र की विशाल मौजूदगी है। और सरकार जब भी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात करती है तो कभी वो फुल स्टेटस रिपोर्ट नहीं देती है, यानी एक तरफ जो सरकार के जो तमाम शिक्षा और स्वास्थ्य के जो इदारे हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के, यानी शिक्षा में जो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, पेशेवर शिक्षा, उसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के सामान्य अस्पताल और विशेषज्ञ यानी कि स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल के जो हैं या उच्च जो चिकित्सा संस्थान हैं, उनका पूरा स्टेटस रिपोर्ट सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और एनजीओ या स्वयंसेवी सेक्टर में उसका पूरा हवाला नहीं दिया जाता। स्थिति ये है कि एक तरफ सरकार के तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के विगत में तमाम योजनाएं बनती रहीं और वर्तमान में तमाम योजनाएं बनाई जाती हैं। कभी आयुष्मान भारत योजना का नाम सुनाई देता है तो कभी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन यानी सर्व शिक्षा अभियान का नाम सुनाई देता है, लेकिन ये कुल मिलाकर के सरकारी और निजी क्षेत्र में एक हौच पौच की स्थिति है। और जब पॉलिसी की हम बात करते हैं तो टुकड़े टुकड़े में पॉलिसी है, यानी कि जब एजुकेशन पॉलिसी की बात आती है तो हम ये कहते हैं कि प्राइवेट हो या सरकारी हो, सब जगह एक सिलेबस जो सरकार का बनाया हुआ है, चाहे वो सेंटर में सीबीएसई का हो या स्टेट के जो अपने अपने जो बोर्ड हैं उनका बना हुआ हो, वो चलायमान होता है। और परीक्षा की प्रणाली भी एक बोर्ड के द्वारा संचालित होती है। लेकिन जब इसी तरीके से स्वास्थ्य की बात आती है तो ये बताया जाता है कि राज्यों में अलग जो है स्वास्थ्य का जो है महकमा है, केंद्र का अलग महकमा है और मूल रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य राज्यों का महकमा है। लेकिन आज बड़ा सवाल केंद्र और राज्य की उपस्थिति को लेकर के नहीं है, बड़ा सवाल सरकारी और निजी क्षेत्र की जो उपस्थिति है इन दोनों सेक्टर में वो है। और इस बहाने देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के इतने बड़े विशाल सेक्टर, जिससे कि देश की करोड़ों मानव विकास की एक तरह से सर्जना तैयार होती है, पूरी नए पीढ़ी का जो है विकास होता है। देश में ह्यूमन डेवलपमेंट में शिक्षा और स्वास्थ्य जो एक बड़ा इंडिकेटर है, जिसका कि यूएनडीपी रिपोर्ट निकलता है, उसमें भारत के स्थान कभी जो है प्रगति करते हैं, कभी वो गिरावट की ओर जाते हैं, उसका पूरा आंकड़ा आता है। और मानव विकास की बात करें तो भारत की जो स्थिति जो दुनिया की रैंकिंग में है वो कोई बहुत संतोषप्रद नहीं है। ऐसे में जब हमने करीब 20 या 25 साल पहले जब सर्व शिक्षा अभियान बना करके देश में स्कूली शिक्षा के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और उनका जो है एजुकेशन सॉफ्टवेयर यानी टीचरों की बहाली का जब बड़ा अभियान चलाया गया तो ठीक है कि आंकड़े करीब 70-75% से बढ़कर आप करीब 90-95% पर हैं। यह ठीक है कि कोरोना काल में स्कूली ड्रॉप आउट में बहुत भयंकर वृद्धि हुई और बहुत सारे बच्चे वो चाइल्ड लेबरर बन गए। और इसके अलावा हमने यह भी देखा
कि जो मिड डे मील स्कीम थी, जो कहीं न कहीं सर्व शिक्षा अभियान से पहले लॉन्च की गई थी 91-92 में, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा ड्रॉप आउट रेशियो को ख़त्म करने में। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि क्वालिटी एजुकेशन, यानी कि जो शिक्षकों की जो छात्रों के ज्ञानार्जन और उनके ज्ञान के सिंचन में कितना उनके प्रति जो है अटैचमेंट, कंसर्न और समर्पण दिखाया जाता है, तो वह सरकारी और प्राइवेट में साफ साफ अंतर दिखाई देता है। एक तरफ प्राइवेट सेक्टर में जितने विद्यालय या शिक्षण संस्थान हैं, वहाँ शिक्षकों को कम वेतन दिया जाता है, लेकिन बच्चों के प्रति उनका कमिटमेंट ज़्यादा उम्दा होता है। और दूसरी तरफ वही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के वेतनमान जहाँ बेहतर होते हैं, यहाँ तक कि जो शिक्षा मित्र के रूप में भी बहाली की गई, उन्हें पहले 10,000 या 12,000 या 15,000 पर उनकी नियुक्ति की गई, लेकिन हमने देखा कि बाद के अंतराल में उनकी जो वेतनमान है वह अच्छी खासी हो गई। 25,000 से 45-50,000 के बीच में उनकी तनख्वाहें हो गई। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में जो छात्रों का, चाहे वो मीडियम के स्तर पर हो या उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लेवल पर हो, जिस तरीके से उनको जो है ज़्यादा प्राइवेट स्कूल का मैनेजमेंट और प्राइवेट स्कूल की फैकल्टी काम करती है, वह सरकारी स्कूलों में नदारद दिखाई देती है। ठीक है कि हमने देखा कि दिल्ली के पिछली आपकी सरकार में सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता को बढ़ाने का सरकार ने काफ़ी एक तरह से विल पावर बनाया और उसके तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों के रिजल्ट काफ़ी सुधर गए। लेकिन आज मेरे इस कार्यक्रम का जो बड़ा सवाल है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में जब ये हकीकत है कि निजी क्षेत्र की विशाल मौजूदगी है, और हमने यह भी देखा कि ग्रामीण इलाकों में भी जब आज की रिपोर्ट कह रही है कि 35% स्टूडेंट जो हैं वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं और शहरी इलाकों में करीब 2/3 जो छात्र हैं वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन आज देश की बहुत बड़ी रियलिटी बन चुकी है। अभी करीब 3 साल पहले या 4 साल पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, सरकार ने उस पॉलिसी के दस्तावेज में बड़ी अच्छी और बड़ी बड़ी बातें लिखी, लेकिन वह ज़मीनी हकीकत से दूर थी। उसमें यह नहीं बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर भारत के एजुकेशन वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी हकीकत है। उसी तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नित्य दिन रोज नए अस्पताल आ रहे हैं और उनमें जो है पूरी मनमानी छूट है कि वह किस तरीके के रेट लें। दवा का एक अलग मॉड्यूल है, दवा सेक्टर एक अलग है। जिस तरह स्कूलों में कहीं न कहीं स्कूल पढ़ाई, उसका बुक्स, उसका करिकुलम, उसका एजुकेशन, उसका कोचिंग, उसका जो है अलग अलग तरीके के पैटर्न शिक्षा के बहुआयामी स्वरूप को रेखांकित करते हैं। अलग अलग प्रोफेशनल एजुकेशन, कैंपस सिलेक्शन, न जाने कितनी सारी चीज़ें शिक्षा के जो है वो उसके डायमेंशनल डिबेट को बढ़ावा देते हैं। वही हाल स्वास्थ्य के क्षेत्र में है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में केवल रोगी का इलाज नहीं है, रोगी की सर्जरी भी आती है, रोगी की रेडियोलॉजी भी आती है, रोगी की पैथोलॉजी भी आती है, दवा का बहुत बड़ा एक महकमा है, रोगी की जो है भर्ती का एक मामला आता है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा और स्वास्थ्य देश की अगर अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी सोचें तो वो एक अर्थव्यवस्था के मेरुदंड है। मैं बताता चलूं कि केवल एजुकेशन के फील्ड में मिनिमम 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, यानी कि कहीं न कहीं 5 करोड़ से 10 करोड़ लोगों की आजीविका एजुकेशन सेक्टर पर निर्भर करती है। करीब 30 करोड़ बच्चे जो एक तरह से एट प्रेजेंट जो एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, फ्रॉम प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी एंड फ्रॉम टॉप हायर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एजुकेशन, आज उन 30 करोड़ बच्चों का पूरी उनकी सलाहियत, पूरा उनका स्किल डेवलपमेंट, पूरा उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट इसी एजुकेशन से वाबस्ता है। और कहीं ना कहीं कंट्री के जीडीपी में वो एक बहुत बड़े योगदान की तैयारी कर रहे होते हैं। यानी कि अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखें तो एजुकेशन और हेल्थ का एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, जिसमें इन्वेस्टमेंट, जिसमें कि इनकम, जिसमें कि एम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि कंजम्पशन, जिसमें कि डिमांड, और कुल मिलाकर के इकोनॉमी को एक बढ़ावा देने के ये कारक हैं। लेकिन सरकार की पॉलिसी बिल्कुल नाराज है। जब हम जानते हैं कि 1990 के बाद हम भारत की अर्थव्यवस्था एक नए रिजीम में चल रही है जिसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है, और प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर अलग अलग फील्ड में, चाहे वो टेलीकॉम हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो माइनिंग हो, या तमाम महकमे हो, या तमाम सर्विसेज हो, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर न केवल दोनों की प्रेजेंस है बल्कि एक दूसरे से वो पार्टनरशिप कर रहे हैं।
एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं और सरकार की पॉलिसी उनके लिए एक अम्ब्रेला का काम करती है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करती है। इसी वजह से हमने देखा कि टेलीकॉम में रेगुलेटरी अथॉरिटी बना, तब जो है प्राइवेट सेक्टर का एक विशाल आगमन हुआ और उनका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आया और कंज्यूमर को नियत और तय रेट पर उनको जो है सर्विसेज देनी पड़ी और जिसकी वजह से देश में टेलीकॉम की एक क्रांति आ गई, मोबाइल की क्रांति आ गई, आईटी की क्रांति आ गई। इसी तरीके से हमने ऑटोमोबाइल में देखा कि प्राइवेट और मल्टीनेशनल सेक्टर के प्लेयर आए और आपस में कम्पीट किए, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ को लेकर सरकार के पास दूरदृष्टि और उसके अंदर वो हिम्मत नहीं है या कहीं ना कहीं कॉकस है, अलग अलग प्रेशर ग्रुप का, लॉबी का, जो सरकार को एक विराट पॉलिसी और एक विराट स्टेटस पेपर लाने से रोकती है। हम जानते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ देश के 28 राज्यों और करीब 7 या 8 यूटी के भी एक बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं। ऐसे में देश में एजुकेशन और हेल्थ का एक बड़ा स्टेटस रिपोर्ट आता जिसमें ये बताया जाता कि आज हेल्थ और एजुकेशन में इतना प्राइवेट सेक्टर की उपस्थिति है और प्राइवेट सेक्टर इस सिलेबस से और इस पाठ्यक्रम से बच्चों को शिक्षा देते हैं या उन्हें पेशेवर बनाते हैं। स्वास्थ्य जो है उनका जो है इलाज किया जाता है। अब जैसे कि देश में बहुत सारे जो छुआछूत की बीमारी थी या बहुत सारे टीकाकरण का कार्यक्रम था, वो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम था। इम्यूनाइजेशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट के कंट्रोल में रह करके सरकार ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की कि देश में तमाम जो जननी और उसके बच्चे को जो तमाम बीमारियां होती थी उससे छुटकारा मिला और कहीं न कहीं देश में बर्थ राइट और फैमिली हेल्थ के दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर जो है हासिल किया गया। लेकिन जो जनरल जो इलाज है या जनरल जो शिक्षा है उसे लेकर के सरकार यदि यह रिपोर्ट ले आती कि प्राइवेट सेक्टर इस कैटेगरी में एजुकेशन के संस्थान चलाएं, इसी शहर में हेल्थ सेक्टर इसी कैटेगरी में और इसी श्रेणी में वो अपना जो है स्वास्थ्य के संस्थान चलाएं और उनके रेट्स तय हो, उनकी दरें तय हो, उनके जो है एडमिशन जो उनको जो बेड दिया जाता है बेड की दरें तय हो, नहीं तो ये लूट मार और पूरा हाराकिरी का मामला बना हुआ है। और ऐसे में सरकार ये दावा करती है कि आरोग्य मिशन के तहत यानी आयुष्मान भारत योजना के तहत वह देश के करीब बताया जाता है कथित रूप से 35 करोड़ लोगों के कार्ड बन चुके हैं और वे 5 लाख तक का अपना स्वास्थ्य सेवा जो है वो लाभ उठा रहे हैं। लेकिन आप अगर उसके तह में जाएं तो टाइप 3 डिजीजेज जो जानलेवा डिजीजेज हैं, जिसमें कि कैंसर, जिसमें कि और करीब 25-30 बीमारियां हैं, उसमें गरीब वर्ग को इलाज को चाहे वो प्राइवेट से कराएं या पब्लिक से कराएं, इंश्योरेंस के तहत 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। मैं बता दूं कि हेल्थ में जो इंश्योरेंस है वो अपने आप में एक इंडस्ट्री है, वो कहीं से जो है मानव सेवा नहीं है, कहीं से वो लोक कल्याण नहीं है। उसमें जितने प्लेयर हैं वो इंश्योरेंस की रकम लेकर के वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, हेल्थ का बिजनेस। ऐसे में अगर टाइप 1 और टाइप 2 डिजीज जो डे टू डे रोजमर्रा के स्तर पे करोड़ों लोगों को होती है, जिसके लिए या तो सरकारी अस्पतालों में भेड़ और बकरियों की तरह भीड़ लगती है। देश के राजधानी के जो बड़े केंद्र सरकार के अस्पताल हैं, एम्स, सफदरजंग, राम मनोहर लोहिया और राज्य सरकार के जीटीबी या और भी कुछ अस्पताल हैं, आप वहाँ सुबह में जा कर के नज़ारा देखिए, आप सपने में भी नहीं सोचेंगे कि इस तरीके का हमें नौबत आए और अस्पताल में हम इस तरीके से भीड़ का हिस्सा बने। यानी कि कहीं ना कहीं मुफ्त इलाज के चक्कर में उस मिसमैनेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आज लाखों लोगों की भीड़ लगती है। अगर सरकार यही तय कर देती कि देश में या देश की राजधानी दिल्ली में जितने प्राइवेट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं या जितने अस्पताल हैं उसमें ये दरें तय होंगी और उसका एक रेगुलेटर बैठ जाता, रेगुलेटरी अथॉरिटी होती, तो आज सरकारी अस्पतालों में उस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह भीड़ नहीं होती और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी जो है उनका बिजनेस चलता। मैं बता दूं कि भारत सरकार की एक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है जो CGHS के नाम से जानी जाती है। वह चंद सांसदों, विधायकों, सरकारी कर्मचारियों और कुछ और अन्य तरह के भी लोगों को वो कार्ड मुहैया कराया जाता है और वो पूरे देश में उनके भी तादाद करोड़ में है। तो हमारा ये मानना है कि उस कार्ड के तहत प्राइवेट हॉस्पिटल भी फिक्स दरों पर जो सरकार दरें तय की हुई हैं कि आपको अगर डॉक्टर की कंसल्टेंसी फी देनी है तो 700 रुपये या 1000 रुपये नहीं, 350 रुपये। अलग अलग जो जांच के जो
चार्जेज हैं वो उसमें एक रियायत दर पर जो सरकारी तय करती है उन हॉस्पिटलों के साथ मिल करके वो उन्हें मुहैया कराते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर न उतनी दवाएं होती हैं, न उतने डॉक्टर होते हैं, न उतनी जांच की सुविधाएं होती हैं। वो प्रिलिमिनरी तौर पे रजिस्टर्ड करते हैं CGHS कार्ड होल्डर को। तो हमारा ये मानना है कि देश के 150 करोड़ को आप CGHS के ही तरह सुविधा दे दो और प्राइवेट हॉस्पिटलों को ये बता दो कि आपको इन दरों पर ही इन सब लोगों का इलाज करना है। और सरकारी अस्पताल में जो है कुछ खास जो स्पेशलाइज्ड बीमारियां हैं या बड़ी बीमारियां हैं या साध्य बीमारियां हैं या बिल्कुल निर्धन वर्ग के लोग हैं, उन्हें ये स्वास्थ्य की सुविधा मिले तो देश में आज स्वास्थ्य का एक नया वातावरण तैयार होता। मैंने ये स्वास्थ्य की चर्चा कर दी स्कूल के बहाने, दरअसल स्कूल और शिक्षा का भी मॉडल यही है। आज मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में 1/3 प्राइवेट स्कूल की मौजूदगी है, शहरी क्षेत्रों में 2/3 प्राइवेट स्कूल की मौजूदगी है, तो आप उनके लिए रेगुलेटर क्यों नहीं लाते? आप अगर प्राइवेट स्कूलों में अगर ज़्यादा बेहतर मैनेजमेंट है तो सरकारी स्कूलों को कंपटीशन दिलवाइए प्राइवेट स्कूलों से कि वो मैनेजमेंट तय करें, क्योंकि उनके टीचर्स को जो है बेहतर तनख्वाह मिलती है। प्राइवेट स्कूल में भी सरकार ये तय करे कि उनके भी टीचरों की तनख्वाह उसी मानक पर दिया जाए, उसका भी लेवल प्लेइंग फील्ड हो और उनकी जो फीस हो वो कहीं ना कहीं रेगुलेटर के द्वारा तय किया जाए। तो सरकार अंदर खाने से एक ऐसी पॉलिसी लाती है जिसमें करप्शन, भाई भतीजावाद और मिसमैनेजमेंट को बढ़ावा मिलता है कि वो 25% कहती है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो है जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड हैं उनको वीकर सेक्शन के लिए जो है वो उनको एडमिशन के लिए कोटा दे देती है और वह भी जो है विवेकाधिकार होता है, उनकी मनमर्जी पर होता है। तो हौच पौच की स्थिति आ जाती है। 25% की सीट देने से तमाम गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं हो जाएगा। सरकार को बिल्कुल एक रेगुलेटर तय करना चाहिए और फ्री मार्केट के तहत अंडर रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो एक इंडस्ट्री के रूप में भी एजुकेशन और हेल्थ वैसे ही विकसित होते जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री डेवलप हुई और अलग अलग प्लेयर आपस में कंपटीशन कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर को उस कंपटीशन में घाटा भी उठाना पड़ता है कि आज वोडाफोन के शेयर को सरकार को खरीदना पड़ा क्योंकि वो घाटे की भरपाई नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में आज ये रिपोर्ट इस बात का खुलासा करती है और देश के नीति निर्माताओं और योजनाकारों की आंखें खोलती है कि आप एजुकेशन और हेल्थ को लेकर के 3 टायर रेगुलेटर बनाएं, क्योंकि वो इतना बड़ा सेक्टर है कि केवल सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने से काम नहीं चलेगा। स्टेट का सबसे बड़ा जिम्मा है एक स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी हो और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक रेगुलेटर है जो प्राइमरी एजुकेशन को जो है कंट्रोल करती है। आज पंचायतों के भी जिम्मे कई सारे प्राइमरी स्कूल चलते हैं, तो कुल मिलाकर के डिस्ट्रिक्ट रेगुलेटर को वो रोल देना पड़ेगा और देश में जो हौज पौज और पूरी लूट की छूट जो प्राइवेट सेक्टर को दी हुई है उससे जो है निजात मिलेगा। यानी कि मेरा कुल मिलाकर के कहना यह है कि छात्रों के लिए रियायती दर पर फीस, बेहतर क्वालिटी एजुकेशन, उसमें काम करने वाले टीचर्स को जो है एक लेवल प्लेइंग फील्ड का बराबर वेतनमान और सरकारी स्कूलों को प्राइवेट से कंपटीशन मिलना। लेकिन इसी के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि सरकारी अस्पतालों में और सरकारी कॉलेज और सरकारी इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं। प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा पैसे देने की वजह से उतने क्वालिफाइड टीचर्स या मेडिकल प्रोफेशनल्स नहीं रख पाते हैं। तो कुल मिलाकर के एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर एजुकेशन और हेल्थ की एक बहुत बड़ी रियलिटी है। इसे आउट ऑफ बॉक्स जाकर के सरकारों के थिंक टैंक को ये सोचना पड़ेगा और यदि वो नहीं सोच पाते हैं तो हम जैसे लोगों को उन्हें आमंत्रित करना होगा कि हम सरकार को बेहतर सजेशन दें और देश की आधी इकोनॉमी को सीधे सीधे प्रभावित करने वाले शिक्षा और स्वास्थ्य के ये कारक जो ह्यूमन डेवलपमेंट के बहुत बड़े इंडिकेटर हैं उसे देश में एक नया वातावरण मिलेगा और तब देश सचमुच मायनों में विकसित भारत 2047 का संकल्प लिए हुए उसे हासिल कर पाएगा। केवल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट के डेवलपमेंट से देश की इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। देश की इकोनॉमी, एग्रोनॉमी, देश की इकोनॉमी, ह्यूमन डेवलपमेंट के तमाम कारक या तमाम ऐसे सेक्टर हैं, इनोवेटिव सेक्टर हैं, नए नए जो तरीके हैं, जो नई इकोनॉमी के पार्ट बने हैं, न्यू इकोनॉमी के पार्ट बने हैं, जिसमें न्यू मीडिया भी आता है। तो कुल मिलाकर के जब एक हॉलिस्टिक, कॉन्ग्रीगेटेड और एग्रीगेट तरीके से देश की इकोनॉमिक थिंकिंग नहीं आएगी, उसमें एजुकेशन और हेल्थ सबसे अहम क्षेत्र है दोस्तों। तो दोस्तों
इसी विचार के साथ मैं अपना ये आज कार्यक्रम छोड़े जाता हूँ। फिर किसी मुद्दे पर, फिर किसी सवाल पर, फिर किसी मौजू पर पुनः बात होगी। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, शब ब खैर।